रहा हूँ। बस बस कोई चीज साउंड नहीं जाए तो फिर बेकार हो जाएगी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही आ रहा है। आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लाइव हो गई क्लास? हाँ जी। ठीक। लास्ट क्लास में हमने स्मॉल क्वेश्चन ट्राई करे थे और उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन भी हमने लिया था। अब उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट में क्वेश्चंस जो है वो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक, फाइनल अकाउंट में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो दो तरीके से हम लोग पूछते हैं आपसे। एक स्मॉल क्वेश्चन और एक बड़े क्वेश्चन। जब स्मॉल क्वेश्चन होते हैं तो स्मॉल क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट्स होते हैं और जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो एक ही होता है। ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको टाइम भी मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हर कंपनी, हर बिजनेस में हम फाइनल अकाउंट्स तो बनाते ही हैं। हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए। अब फाइनल अकाउंट्स आपको हर क्वेश्चन मतलब हर जगह बनाने पड़ेंगे, हर कंपनी में जहाँ भी आप नौकरी करोगे। अगर आप नौकरी करते हो, अगर आप अपना बिजनेस करते हो, अगर प्रोप्राइटर है तो भी फाइनल अकाउंट बनेगा, कंपनी है तो भी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, और अगर आप जॉब करते हो तो भी फाइनल अकाउंट्स तो आपको बनानी पड़ेगी। और एनालिसिस करने के लिए या आगे पढ़ने के लिए आप जानते हैं कि फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी बेसिक चीज़ है। तो आप सबको फाइनल अकाउंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आप तो इसके बाद ये 2 चैप्टर और करेंगे। एक 2 चैप्टर आपको इसके बाद और करने हैं, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक होल्डिंग कंपनी। उन दोनों में भी फाइनल अकाउंट ही दिए होते हैं और उन्हीं की हेल्प से ही हम इसको बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये देखिए, ये है एनालिसिस ऑफ नोट्स टू रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको कैसे शो करना होता है। ये हर रिजर्व के लिए आपका ये फॉर्मेट है। कैपिटल रिजर्व जैसे हमने लिया, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, कहाँ से आया, सोर्स बता दिया उसका, जैसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से आया या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट बेचने से आया। तो कोई भी कैपिटल रिजर्व है वो एडिशन सोर्स बता दिया, हमने लिखा है यहाँ पे स्पेसिफाई द सोर्स। फिर हमने लिखा लेस यूटिलाइज इन द करेंट ईयर, जैसे एग्जांपल लिया लॉस ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ऐसे ही कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, यूटिलाइज, सिक्योरिटी प्रीमियम आपने करा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि सारे रिजर्व और हर चीज तो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जनरल रिजर्व और ये आखिर में सरप्लस। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई गया, हमने काफी किया भी है, ये हमने कर लिया। तो मेरा ख्याल है ये आपको क्लियर हुआ किस तरीके से आपको शो करना होता है एग्जाम में। ये ज्यादा जरूरी है समझ में आना हर रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। सबसे बड़ा जो होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस ही होता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन लेंगे। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करें तो 21 या 22 नोट टू अकाउंट्स आप बना लीजिए। 21 या 22 नोट टू अकाउंट्स आप बना लीजिए। सबसे पहले काम आपको यही करना है। अब आप बनाइए, मैं एक आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन लेने से पहले आप ये नोट टू अकाउंट बनाते हैं। शेयर कैपिटल, पहला नोट टू अकाउंट होगा शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया था इसमें आप करीब 10 लाइन्स के करीब आप रखेंगे, 8 लाइन 10 लाइन मिनिमम। अगला नोट टू अकाउंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में भी आपको 8 या 10 लाइन, 8 लाइन तो कम से कम चाहिए आपको।
उसके बाद 8-10 लाइन छोड़ करके आपने बनाया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख करके आपको 2 या 3 लाइन छोड़ दीजिए, बहुत होती हैं ये। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 या 3 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसमें भी 2 या 3 लाइन आप छोड़ते हैं। उसके बाद ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में आपने करीब 4 लाइन छोड़ दिए। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल तो आता ही आता है, तो वो इसमें आ जाएगा। अगर और क्रेडिटर होंगे ट्रेड के तो वो भी इसमें आ जाएंगे। अगला अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदर करंट लायबिलिटी में आपको करीब 4 लाइन लेनी पड़ती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें ही आते हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये 7 हेडिंग आपने लायबिलिटी साइड के लिए बना दी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के लिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप बनाइए। आप जब भी करें तो आपको ये रजिस्टर और पेन लेकर के आप बैठे, तो एक पेज पे आपके करीब 30 लाइन्स होते हैं रजिस्टर के तो, और एग्जाम की कॉपी में कितने लाइन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये देखिए एग्जाम की कॉपी आपके सामने है। ऐसी ही एग्जाम की कॉपी होती है आपकी। तो एग्जाम की कॉपी में आप के पास करीब 20 लाइन होती है, रजिस्टर में 30 लाइन होती है। इसके हिसाब से आप एडजस्ट करते रहिएगा। अभी तो आपके पास रजिस्टर है, तो शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड पे आप बनाइए शेयर कैपिटल। दूसरा, इसमें मैंने आपको बताया कि आपने 8 से 10 लाइन छोड़ दिए। उसके बाद रिजर्व सरप्लस, ये भी 8 से 10 लाइन आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 लाइन। अगला शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगेन 3 लाइन। ट्रेड पेएबल अगेन 3 लाइन। अदर करंट लायबिलिटीज 4 लाइन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अगेन 4 लाइन। ये लायबिलिटी साइड। अब आ गए हम एसेट साइड। एसेट साइड पे पहला होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसमें टेंजिबल एसेट। आपने लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डॉट टेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट्स में मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे कॉलम बनाते हैं आप, तो वो टेंजिबल एसेट्स के आप कॉलम बनाएंगे। टेंजिबल एसेट्स में ये देखिए आप, ये देखिए टेंजिबल एसेट्स में आपने कैसे बनाया। टेंजिबल एसेट्स आपने यहाँ पे रजिस्टर में 3 पेज बना दिए। ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। टेंजिबल एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, इस तरीके से आपने लिखा। इसके बाद अगला इंटेंजिबल एसेट। अगला इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। फिर अगला इन्वेंट्री। टेंजिबल एसेट में अभी आपने देखा कि कितने लाइन हमने छोड़े। आपके पास जनरली क्वेश्चन में 4 से ज्यादा एसेट नहीं होते, तो आपने 5 लाइन छोड़ दिए, ओपनिंग बैलेंस वगैरह लिखा। फिर 1 2 3 4 एसेट, फिक्स एसेट आपने रखे। 4 फिक्स एसेट के हिसाब से आपने रख लिया। उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और लूज टूल। जनरली ये 3 आते हैं, तो आप इसमें भी 4 लाइन छोड़ सकते हैं इन्वेंट्री। फिर ट्रेड रिसीवेबल में आपने लिखा डेटर। ट्रेड रिसीवेबल में आपको क्या लिखना है? डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बिल रिसीवेबल। तो यहाँ भी फिर आपने 4 लाइन छोड़ दिए। फिर आपने अगले उसमें लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर 3 लाइन आपने छोड़ दिए। फिर आपने लिखा अदर करंट एसेट, इसमें भी 3 लाइन। 3 लाइन तो आप मिनिमम हर एक में छोड़ेंगे ही। अदर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये हमारे हो गए एसेट साइड। ये करने के बाद आपने अब
स्पेसिंग करनी है इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो आपने सबसे पहले लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल माइनस सेल रिटर्न, तो दो तीन लाइन आपने यहाँ पे छोड़े। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आपने लिखा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आप परचेज ऑफ स्टॉक लिखेंगे, लेस परचेजेस रिटर्न आएगा उसमें, मान लीजिए अगर है तो क्वेश्चन में, और कैरेज इनवॉइस, तो 4-5 लाइन इसमें भी हमको चाहिए। उसके बाद आपने एडिंग बनाई चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक पहली लाइन में, क्लोजिंग स्टॉक दूसरी लाइन। उसके बाद अगला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें भी आप 4 लाइन छोड़ दीजिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगला यहाँ पे आपने एक लिखा ना, जैसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला, दूसरा अदर इनकम, इसमें बना हुआ नहीं है आप बना लीजिए, दूसरा अदर इनकम, तीसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फोर्थ चेंज इन इन्वेंट्री, फिफ्थ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सिक्स्थ फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, फिर अदर एक्सपेंसेस, और लास्ट में प्रपोज डिविडेंड। ये आप लिखिए या मत लिखिए, सबसे आखिर में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये टोटल में नहीं आते, इसीलिए मैंने स्टार मार्क लगाया, दैट दिस आइटम विल नॉट बी एडेड टू टोटल। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे, तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये हेडिंग बनानी है। उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन हमने लिया, ये क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्योंकि ऐसे तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एकदम समझ में भी नहीं आएगा। तो आपने करा फ्रॉम द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस ऑफ गुडलक लिमिटेड प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि बैलेंस शीट के साथ जनरली अब हम ऑन नहीं लगाते हैं, हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। हाथ से भी पूछे एज एट क्यों लिखते हैं हम, तो उसका आंसर क्या होगा? हो सकता है आप में से कुछ को पता हो, पर इसको लिखने का पर्पस मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। बैलेंस शीट बेसिकली पोजीशन स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट बेसिकली पोजीशन स्टेटमेंट है, जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम ऑन ए पर्टिकुलर डे कंपनी के पास कितनी एसेट्स है और उसकी कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल। अब किसी भी कंपनी की पोजीशन पूरा दिन एक सी नहीं रह सकती। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मॉर्निंग में कंपनी के पास 10 करोड़ का कैश है, दोपहर में 1 बजे के करीब कंपनी ने 8 करोड़ रुपए पेनल्टी के ट्रांसफर कर दिए गवर्नमेंट को। तो कैश बदल गया, कैश कम हो गया, तो पोजीशन बदल गई और रात तक और भी चेंज हो जाएगी। तो आप या मैं ये जो पोजीशन बता रहे हैं ये कब की है? 31 मार्च 2021, या मान लीजिए आज 3 जून, आज 3 जून को हम ये पोजीशन अब 11:30 बजे की बता रहे हैं, मतलब 11 बज करके 23 मिनट की बता रहे हैं,
कि मॉर्निंग में 8 बजे की बता रहे हैं, कि रात को 2 बजे की बता रहे हैं, हम कितने बजे की पोजीशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज एट का मतलब होता है एट द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर, एट क्लोज ऑफ बिजनेस आवर। अगर आपकी फैक्ट्री, आपका ऑर्गेनाइजेशन शाम को 5 बजे बंद होता है, तो 5 बजे एज एट 5 बजे तक, और जो सारी रात चलते हैं एज एट का मतलब 12 o'clock मिडनाइट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है एज एट बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। एट का मतलब 31 मार्च 2020 को रात को 12 बजे तक कंपनी की पोजीशन ये रही। और आपने कहा ऐसे क्यों करते हैं? मान लीजिए मैं एक बच्चों का एग्जाम्पल लेकर, मान लीजिए मैं बच्चों के एक एग्जाम्पल लेकर के कॉलेज में भी समझाता था, मैं समझाता भी हूँ कि रात मतलब जब कंपनी के ऑफिस बंद हुए 7 बजे, तो कंपनी का एक पोजीशन था। 9 बजे अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक में कंपनी का फैक्ट्री डिमोलिश हो जाती है, तो ये लॉस तो 31 मार्च को ही कहलाएगा ना। तो रात की पोजीशन बदल गई, इसीलिए हम लेते हैं एज एट द क्लोज ऑफ बिजनेस आज, या एज एट 31 मार्च। इसका मतलब हो गया रात को 12 बजे, ये हमें इसका मीनिंग होगा। तो मैंने आपको बताया कि आपने 21 या 22 हेडिंग्स बना लिया आपने, उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। आपने जो भी हेडिंग पढ़े हुए हैं आप उनसे ले सकते हैं, जो भी हेडिंग्स आपने पढ़े। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेडिंग्स कैसे लेते हैं हम, वो आपको पहले बता रखा है मैंने। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ये आपने पढ़ा, ये हेडिंग्स है हमारे पास। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट कभी नहीं आता, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी नहीं होता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, ये नहीं होता, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं होता, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी बहुत रेयरली किसी क्वेश्चन में आता है। फिर आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये बना लिए। तो आपने यहाँ से बनाया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर, ये हो गए 7। अब आ गए हम नॉन करंट एसेट पे। टेंजिबल एसेट 1, इंटेंजिबल एसेट 2, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट ये नहीं आते। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो क्वेश्चन में, ये आप बना लेंगे। डेफर टैक्स नहीं होता, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं होता, अदर नॉन करंट एसेट भी नहीं होता जनरली। करंट इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। उसके बाद इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इस तरीके से आपको बना दीजिए। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आता। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो हमारी ये हेडिंग सारे के सारे हो गए। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया। सारे हेडिंग बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ये देखिए, ये हमारा एक बार पूरा तैयारी हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा भी नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे मेरे को बोलते हैं सर हमारा क्वेश्चन तो मिला ही नहीं। मैं उनको कहता हूँ देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बात अलग है, बड़ा आसान है। डेबिट साइड का मतलब एसेट या एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड का मतलब इनकम या लायबिलिटी। सबके हेड कोई रिपीट होने वाला नहीं है। अब एक आइटम आपका हो सकता है गलत हो जाए, पर उस गलत आइटम से आंसर आपका एग्जाम में मिल जाएगा अगर आपने उसको सही जगह पे प्लेस किया है। तो एडजस्टमेंट सारी 2 जगह जाती है। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन को शुरू किया, स्पेसिंग आपने प्रॉपर बनाई रखी है सब चीज़ों की। तो आपने शुरू करेंगे। अब हम कहाँ पे हमको लिखना है हर आइटम के बारे में। शेयर कैपिटल के बारे में दिया हुआ है कुछ, हमें कुछ नहीं दिया हुआ, खाली इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हो गई। हमें कुछ बताया नहीं है कि शेयर कैपिटल कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक इसमें नहीं, शेयर कैपिटल देखिए, पहला ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 20 लाख। पहला पॉइंट है ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक is 3,50,000 rupees. Depreciate plant and machinery by 10%.
revalue used tools at 41,000, provide 2% as bad debt reserve. Final dividend 15% was proposed during the year, which has been declared and paid during 20 and transfer 11,644 to general reserve. Rate of income tax is 50%. And rent and taxes, plant and machinery are all related to factory. Insurance is related to office. अब ये जो हमने वर्ड लिखा है यहाँ पे, all related to factory या all related to office, कंपनी के केस में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. फैक्ट्री का खर्चा हो या ऑफिस का हो, उनका प्लेस फिक्स्ड है, आपको उस प्लेस के ऊपर ही बताना है. अब इससे हम बाद में आते हैं. अब यहाँ से शुरू करते हैं. देखिए पहला आइटम, पहला आइटम क्या है? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. नहीं भी लिया तो आप लिखते जाइए. बार बार आपको मैं एक ही बात कह रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको प्लेसिंग पता होना बहुत जरूरी है. अगर आपको प्लेसिंग नहीं आती होगी तो आप मेरे साथ एक क्वेश्चन कर रहे हैं. ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री. ओपनिंग स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री. मैं लिखा आपने चेंज इन इन्वेंट्रीज में ओपनिंग स्टॉक 3 लाख रुपए. अगला आइटम रेंट एंड टैक्सेस, कहाँ आएगा ये? अदर एक्सपेंसेस. क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से कोई भी हेडिंग है ही नहीं. तो रेंट एंड टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस. परचेजेस, परचेजेस कहाँ लिखेंगे हम? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. आपने हेडिंग बनाया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. ये 16-17 नंबर के आसपास आपका होगा. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 6,09,000 लिख लिया आपने. वेजेस, अब आपको लगेगा ट्रेडिंग में आएगा पीएनएल में. यहाँ पे ट्रेडिंग या पीएनएल नहीं होता. अब वेजेस एम्प्लॉइज को दिया जाता है, चाहे वो एम्प्लॉइज फैक्ट्री में हो चाहे वो ऑफिस में हो. इसलिए वेजेस कहाँ आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. कहाँ आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. अगला डिस्काउंट. अभी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड है. अब डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंसेस. तो अदर एक्सपेंसेस में आपने लिखा डिस्काउंट अलाउड. फ्यूल, अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना हो तो ट्रेडिंग में आता, पर यहाँ पे मैं दोबारा कह रहा हूँ आई नहीं कोई भी. तो फ्यूल कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंसेस. बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स में आपने 7 या 8 नंबर के बाद बना रखा होगा टेंजिबल एसेट. वहां पे आपने लिखा है ए बिल्डिंग 7 लाख. डेप्रिसिएशन वगैरह सब आप बाद में लगाएंगे, अभी आप लिखते जाइए. बिल्डिंग 7 लाख. अगला कैरेज इनवर्ड. तो आपने लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. आपने परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना लिखा हुआ है? 6,09,000. उसके बाद आपने लिखा लेस परचेजेस रिटर्न. अमाउंट आप अभी रहने दीजिए. लाइन लगा के एक लाइन छोड़ दिया और उसके नीचे लिख दिया कैरेज इनवर्ड. क्या लिखा आपने? कैरेज इनवर्ड. या तो कैरेज इनवर्ड कहाँ गया? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में प्लस हो गया 11,750. सन्ड्री डेटर कहाँ आया? ट्रेड रिसीवेबल. तो आपने लिखा ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर 2 लाख. एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. गुडविल, आपने हेडिंग बनाया हुआ इंटेंजिबल एसेट्स का. पहला टेंजिबल एसेट्स का, फिर इंटेंजिबल एसेट्स का. ये भी 8 या 9 नंबर के आसपास होता. नंबरिंग आप बाद में करेंगे. नंबरिंग आप अभी मत करिए. अब एक रफ आइडिया रखिए कहाँ पे, या आप पेंसिल से लिख लीजिएगा नंबरिंग. अगर चेंज करनी होगी तो हम आराम से कर सकते हैं. गुडविल इंटेंजिबल एसेट. अगला
एडवांस टैक्स 50,000। अब एडवांस टैक्स के एसेट साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे है, मैंने हमने पे करा, तो एडवांस टैक्स विल बी रिटन अंडर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांस टैक्स कहाँ आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। प्लांट एंड मशीनरी, टेंजिबल एसेट, लूज टूल 60,000 रुपीज दे रखे हैं, आपने लिखा लूज टूल इन्वेंट्रीज में, लूज टूल इन्वेंट्रीज में आते हैं और इसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें जनरली एडजस्टमेंट होती है। लूज टूल इनर कॉलम में 60,000। अगला एडवर्टीजमेंट 30,000। अदर एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंसेस आएंगे, आपको पता है, आप देखिए कहाँ आते हैं, अदर एक्सपेंसेस, बैड डेट, अदर एक्सपेंसेस। इसके लिए आप क्या करिए, मैंने आपको बताया था इसके लिए तरीका क्या होता है बैड डेट में, क्योंकि एडजस्टमेंट होती है, तो इसको आप फिर इनर कॉलम में लिखेंगे और उसमें लिखेंगे बैड डेट। आप 4 लाइन में पहले ही लिख करके रखिए, आइटम आए तो लिखिए, नहीं तो डैश लगा के छोड़ देना। बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, तो 4 चीज आपको लिख रही है, ये आप लिखिए बैड डेट। और कहाँ लिखना है आपको? अदर एक्सपेंसेस में बैड डेट, उसी के नीचे लिखिए प्लस फर्दर बैड डेट, उसी के नीचे लिखिए न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब बैड डेट 10,300 आपने लिख दिया अदर एक्सपेंसेस में। अगला आइटम है डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहाँ आएगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल कम अंडर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल कम अंडर फाइनेंस कॉस्ट। $6,250, अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि हमने जगह तो छोड़ी दी है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस में। इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस में। कैश इन एंड कैश एडवांस, ये दोनों आइटम आ गए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कहाँ लिखे आपने? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बारह 13 नंबर पे आपने बनाया हुआ हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन एंड 1 लाख, कैश एट बैंक 1,30,000, टोटल 2,30,000। ये हो गए हमारे डेबिट साइड। अब आ गए हम क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस से शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब आपको मान लीजिए आप नीचे एडजस्टमेंट को देख ही नहीं रहे, मत देखिए, आपको एडजस्टमेंट ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिख करके आप एक लाइन छोड़ करके आगे लिखिए इशूड शेयर कैपिटल। क्या लिखा आपने? इशूड शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर, इशूड शेयर कैपिटल में आपने लिखा 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 10 लाख, डबल लाइन लगा दी, इसके बाद अमाउंट के नीचे आपने लिखा 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट में लिखा आपने 10 लाख और उसके नीचे डबल लाइन लगा दी आपने। उसके बाद अगला आपने लिखा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्या लिखा आपने? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अंडरलाइन करके आपने लिखा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप।
subscribed and fully paid up. 10,000 share of rupees 100 each, 10 lakh. कॉलिन एरिया यहाँ पे है नहीं, तो आपने सारा ट्रांसफर कर दिया। तो आपने क्या लिखा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, अभी एक लाइन छोड़ करके आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इशूड शेयर कैपिटल में आपने लिखा 10,000 शेयर ऑफ 100 each, 10 लाख। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आपने लिखा पहले लिखा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फिर आपने लिखा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड पे कॉल इन एरियर दे ही नहीं रखा। डेबिट साइड पे कॉल इन एरियर है ही नहीं, तो इसका मतलब सारा फुल्ली पेड अप है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 each, 10 लाख। ये आपने आउटर कॉलम में लिख दिया, एक आइटम कंप्लीट। अगला 5% डिवेंचर। 5% डिवेंचर का आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब यहाँ पे डिवेंचर 5% है। अब डिवेंचर का जो अमाउंट है वो है 2,50,000। आपने करा कैलकुलेटर पे लिया, आपने 2,50,000 आपने टाइप किया इनटू रेट ऑफ 5%। डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर नहीं दे रखा है, तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट लेंगे। 2,50,000 रुपए पे 5% 12,500 आता। आपने फाइनेंस कॉस्ट में देखिए कितना लिखा हुआ है, 6,250। तो आपने माइनस किया 6,250, तो 6,250 अभी आपका बाकी है। तो फाइनेंस कॉस्ट में आपने लिखा, फाइनेंस कॉस्ट में आपने लिखा डिवेंचर इंटरेस्ट पेड 6,250 जो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। फिर आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। क्या लिखा आपने, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग 6,250। आउटर कॉलम में 12,500। आउटर कॉलम में 12,500 लिख दिया आपने, और ये 6,250 जो आपका आउटस्टैंडिंग है, 6,250 डिवेंचर पे इंटरेस्ट आप हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया। ये हमने लिखा अदर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में हमारी हेडिंग क्या क्या थी? करंट लायबिलिटीज में हमारी हेडिंग थी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, प्रोविजन, उसमें तो आता ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में। इंटरेस्ट हो गया, सेल कितनी है, 18,50,000। थोड़ा हो सकता है फिगर देखने में आपको प्रॉब्लम आए, तो कितना है, 18,50,000। सेल्स 18,50,000। ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की हेडिंग। इनकम स्टेटमेंट की पहली हेडिंग है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें आपने लिखा सेल्स 18,50,000। अगला आइटम क्रेडिटर। अगला आइटम क्रेडिटर 80,000। कहाँ आएगा ये, ट्रेड पेएबल। कहाँ आएगा, आपने लिखा ट्रेड पेएबल में, क्रेडिटर्स 80,000। अगला बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कहाँ लिखा आपने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर अगला आइटम है डिस्काउंट। अगला आइटम क्या है, डिस्काउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो रिसीव्ड हो गया, तो ये जाएगा अदर इनकम में। आपने हेडिंग बनाई थी अदर इनकम, तो अदर इनकम में आपने लिखा डिस्काउंट रिसीव 22,000। अगला
लिख लिया आपने। अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव 22,000। अगला ट्रांसफर फी, ये भी अदर इनकम में आएगा। ट्रांसफर फी अदर इनकम। फिर अगला आइटम है रिटर्न आउटवर्ड। ये माइनस हो जाएगा परचेज ऑफ, ये माइनस हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से माइनस हो जाएगा ये रिटर्न आउटवर्ड। ये हो गया। इसके बाद अगला आइटम हमको दिया हुआ है ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 20 लाख। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 20 लाख। इसको हम शो करेंगे कहाँ पे, सोचिए आप अपने मन में कहाँ करना है। आपके पास शेयर कैपिटल में ऑलरेडी हेडिंग बनी हुई है। आपके पास शेयर कैपिटल में ऑलरेडी हेडिंग बनी हुई है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। 100 रुपए का शेयर है, तो कितने हो गए 20,000 शेयर। तो आपने लिखा 20,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 20 लाख लिख करके आप इसके नीचे डबल लाइन लगा देंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, ये दोनों इंफॉर्मेटिव होती हैं। उसके बाद आपने लिखा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में आपने लिखा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और उसी में ही आपको लिखना है शेयर फोरफीटेड अकाउंट। तो ये शेयर कैपिटल में आ गया। अगला आइटम है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 इज 3,50,000। ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक एक तो चेंज इन इन्वेंट्री में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक तो चेंज इन इन्वेंट्री में आ जाएगा, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक एक तो चेंज इन इन्वेंट्री में आ जाएगा, और सेकेंडली जो हमने हेडिंग बनाई थी इन्वेंट्रीज की, एसेट्स की में आपने बनाया था टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, उसके बाद इन्वेंट्री। ये आपने लूज टूल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद एक लाइन छोड़ी हुई है, आप छोड़ करके उसके बाद आप लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000। तो दो जगह प्लेसमेंट हो गया इसका। एक चेंज इन इन्वेंट्रीज में, चेंज इन इन्वेंट्रीज में हम दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिखाते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगला आइटम डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितने का है? 2,50,000 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी कितना है हमारे पास? 2,50,000 रुपए का। 2,50,000 रुपए का 2,50,000 रुपए का 10% डेप्रिसिएशन हो गया। तो आपने लिखा, आपने टेंजिबल एसेट लिखा हुआ है, वहां पे आपने बिल्डिंग लिखा था, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी लिखा था। प्लांट एंड मशीनरी आपने लिखा हुआ ऑलरेडी 2,50,000। ओपनिंग बैलेंस वहां पे डेप्रिसिएशन 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,25,000। और ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में प्लस भी हो जाएगा। कहाँ जाएगा ये डेप्रिसिएशन? कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में, वहां पे आ गया। क्लियर हुआ ये आपको? एंड रिवैल्यू लूज टूल एट 41,000। हमारे पास लूज टूल 60,000 रुपए के दे रखे थे, आपने लिखा हुआ है इन्वेंट्री में ऑलरेडी 60,000 रुपए। इसका रिवैल्यूएशन हो गया 41,000।
19,000 रुपये कम हो गए। अब 19,000 रुपये आप कहाँ दिखाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में। लूज टूल्स आप कहाँ दिखाएंगे? लूज टूल्स कंज्यूम। क्या लिखेंगे आप? लूज टूल्स कंज्यूम। कितना? लूज टूल्स कंज्यूम्ड विल बी 19,000। कहाँ आएगा ये? अदर एक्सपेंसेस में। तो अदर एक्सपेंसेस में आपने लिखा लूज टूल कंज्यूम 19,000, और एक आपने इन्वेंट्री में लिखा 19,000 और 41,000 आपने इन्वेंट्री में आउटर कॉलम में लिख करके इन्वेंट्री 3,50,000 के साथ प्लस कर दिया। कहाँ किया? 41,000 लूज टूल आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लूज टूल 60,000 लेस कंज्यूम 19,000, आउटर कॉलम में 41,000, उसके नीचे आपने लिखा क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000। ये हो गया। अगला एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 2% एट बैड डेट रिजर्व। प्रोवाइड 2% एट बैड डेट रिजर्व। हमारे पास डेटर हमने ऑलरेडी कितने लिखे हुए हैं? डेटर 2 लाख रुपए के हैं। 2 लाख रुपए के डेटर पे 2% 4,000 रुपए का बैड डेट रिजर्व हो गया। अब ये 4,000 रुपए हम कहाँ दिखाएंगे? एक तो बैलेंस शीट की जो हेडिंग्स हैं उनमें डेटर में माइनस करेंगे, लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 4,000 रुपए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 4,000 रुपए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 4,000 रुपए। ये डेटर में माइनस हो गया। और अदर एक्सपेंसेस में हमने लिखा था बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन, तो ये न्यू प्रोविजन हो गया 4,000 रुपए। अगला आइटम, फाइनल डिविडेंड 15% वाज प्रपोज्ड ड्यूरिंग 18-19। देखिए क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग 18-19, पिछले साल, एंड विच हैज बीन पेड ड्यूरिंग 19-20। अब या तो आप इसको अभी रहने दें, जब आप रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे तब आप इसको करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बिना आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अभी आप इसको रहने दीजिए, कहीं पे टिक कर लीजिए, सर्कल लगा लीजिए, हमने छोड़ दिया। रेट ऑफ इनकम टैक्स भी अभी हमने छोड़ दिया, तो ये हमारे आइटम कंप्लीट हो गए। तो अब हमने ये कंप्लीट करने के बाद क्या करना है? सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है आपको? इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट। तो अब इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे, तो इनकम स्टेटमेंट के हेडिंग्स आप ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इनकम स्टेटमेंट के हेडिंग्स आप ले लीजिए। इनकम स्टेटमेंट के जब आप हेडिंग लेंगे, ये आपके नोट टू अकाउंट्स बन गए। नोट टू अकाउंट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है? आपको अब इनकम स्टेटमेंट बनाना है। पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगा, बाद में बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन प्रेजेंटेशन पहले बैलेंस शीट का होता है। आपको जब एग्जाम में बनाना है, पहले बैलेंस शीट, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद नोट टू अकाउंट। तो नोट टू अकाउंट आपने बना लिया एक पेज या 22, जो भी आपने बनाए। अब आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो आपने लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने बनाया हुआ है वो ऑलरेडी, मैं देखता हूँ कहाँ पे है ये। एक मिनट, ये रहा। देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है पर्टिकुलर, उसमें आपने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। आपको कहाँ दिखाना है? ये फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड में आप दिखाओगे इसको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18,50,000,
अदर इनकम, एक डिस्काउंट रिसीप्ट था और एक ट्रांसफर फीस था, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे। अदर इनकम 23,000। टोटल रेवेन्यू 18,73,000। टोटल रेवेन्यू 18,73,000। फिर आपने लिखा एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आपने लिखा था 6,09,000 परचेजेस, 6,09,000 के परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न 1,000, 6,08,000। आज कैरेज इनवर्ड 11,750, तो ये था कितना, 6,19,750, 6,19,750 लिख लिया आपने। 6,19,750 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर आपने लिखा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपने खाली यहाँ पर क्या लिखना है, चेंज इन इन्वेंट्री, आगे डिटेल नहीं देना। चेंज इन इन्वेंट्री आपने करा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था 3 लाख रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक था 3,50,000 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000 रुपए का। ये आ गया -50,000। क्या आ गया, -50। तो चेंज इन इन्वेंट्री -50,000। अगला आइटम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में यहाँ पे सिर्फ एक ही था, वेजेस 5,52,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5,52,000। फाइनेंस कॉस्ट लिखा आपने, फाइनेंस कॉस्ट 12,500। फाइनेंस कॉस्ट 12,500। अगला आइटम है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम से डेप्रिसिएशन लगा है, प्लांट एंड मशीनरी पे 25,000। अदर एक्सपेंसेस, आपने अदर एक्सपेंसेस का टोटल आप कर लीजिए। अदर एक्सपेंसेस का टोटल आप करिए, करिए आप फटाफट। अदर एक्सपेंसेस का टोटल कैलकुलेटर आप ले लो और कैलकुलेटर से आप टोटल करते रहो। आपने कैलकुलेटर ले लिया और लिखा आपने अदर एक्सपेंसेस में, सबसे पहले आपने लिखा था रेंट एंड टैक्सेस। तो अदर एक्सपेंसेस आप लिखिए, टोटल करिए। अदर एक्सपेंसेस का टोटल आ गया हमारा 2,48,000। अदर एक्सपेंसेस का टोटल आ गया 2,48,000। फिर आपने लिखा टोटल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का टोटल आप करिए 6,19,750। क्या लिखा आपने, 6,19,750 माइनस 50,000 प्लस 5,52,000 प्लस 12,500 प्लस डेप्रीसिएशन 25,000 प्लस अदर एक्सपेंसेस 2,48,000। ये आ गया 14,07,250। 14,07,250 क्या आ गया, 14,07,250।
फिर आपने लिखा अगला आइटम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखा आपने? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18,73,000 में से 18,73,000 में से 18,73,000 में से आपने 14,07,250 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 4,65,750। तो आपने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,65,750। फिर आपने देखा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है? रेट ऑफ इनकम, एडजस्टमेंट नंबर 6, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 50%। तो अगली लाइन में आपने लिखा प्रॉफिट, क्या लिखा आपने? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,65,750 लेस दिस प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर 50%। इसका 50% हो गया 2,3,2,875, 2,32,875। क्या आ गया? 2,32,875 इट्स प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स आपने एक तो यहाँ पे माइनस कर दिया, और दूसरा आपने हेडिंग बनाई हुई है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपने ऑलरेडी एक हेडिंग बनाई हुई है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आपने वहां पे लिख दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2,32,875 शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख दिया आपने। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया। अब हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट से पहले हमें नोट्स टू अकाउंट में, बैलेंस शीट से पहले हमें नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस को ढंग से करना होगा। रिजर्व एंड सरप्लस, कौन सा हेडिंग? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमने क्या लिखा हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर 11,644 टू जनरल रिजर्व। तो आपने लिखा जनरल रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आपने लिखा जनरल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस 0, रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग बैलेंस 0। अगली लाइन में लिखा ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस, क्या लिखा आपने? ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस 11,006, कितना ट्रांसफर करना है आपको सरप्लस से? यहाँ पे लिखा हुआ है 11,644। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस 11,644, इसको आउटर कॉलम में लिख दिया, कंजम्पशन है नहीं कोई। अगला हेडिंग आपने लिखा सरप्लस। अगला हेडिंग आपने क्या लिखा? सरप्लस। उसमें लिखा ओपनिंग बैलेंस निल। सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस निल। देन प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, उसके बाद आपने क्या लिखा? प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर 2,32,875। प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर 2,32,875 लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 11,644, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 11,644 लेस डिविडेंड फॉर 2018-19, लेस डिविडेंड फॉर 2018-19। 15% डिविडेंड दिया हमने, फाइनल डिविडेंड ऑफ 15%। तो 10 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर
15% का डिविडेंड 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 रुपए आपने माइनस कर दिया यहाँ से रिजर्व एंड सरप्लस में से। और दूसरा आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। वहां पे आप लिखेंगे लेस डिविडेंड पेड, लेस डिविडेंड पेड। इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, हमने अब कर दिया। लेस डिविडेंड पेड 1,50,000। तो हमारा ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा आपने सरप्लस 2,32,875, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 11,644, प्रोविजन फॉर डिविडेंड पे, जो हमने डिविडेंड पे कर दिया उसको प्रोवाइड करा 1,50,000, 2,32,875 माइनस कर दिया 11,644 और 1,50,000। तो ये बच गया हमारा 71,231। कितना बचा? 71,231। ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। अब आप बैलेंस शीट पे आ जाइए। बैलेंस शीट का परफॉर्मा, बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, ऊपर लिखा आपने कंपनी का नाम गुडलक लिमिटेड। फिर आपने लिखा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। फिर पर्टिकुलर में आपने सीरियल नंबर में लिखा रोमन 1, सीरियल नंबर में रोमन 1। पर्टिकुलर्स के कॉलम में आपने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। प्रीफरेबली आप इसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज अंडरलाइन करके। अगला आइटम, फिर आपने पर्टिकुलर के कॉलम में लिखा नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। उसमें ए शेयर कैपिटल, ए शेयर कैपिटल अमाउंट के कॉलम में 10 लाख, अमाउंट के कॉलम में 10 लाख, शेयर कैपिटल 10 लाख। बी रिजर्व एंड सरप्लस, बी रिजर्व एंड सरप्लस 82,875। रिजर्व एंड सरप्लस 82,875। अब आपको क्या करना है, आपको नोट टू अकाउंट आपने बना रखे हैं, नोट टू अकाउंट से आपको ट्रांसफर करना है खाली। तो 2 नोट आपने ट्रांसफर कर दिए। तीसरा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो आपने बैलेंस शीट में हेडिंग डाली नंबर 2, एक नंबर शेयर होल्डर फंड, 2 नंबर कौन सी हेडिंग है? लॉन्ग नॉन करेंट लाइबिलिटी। हेडिंग का नाम क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या लिखा आपने? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अमाउंट के कॉलम में 2,50,000। फिर आपने अगला लिखा नंबर 3 करंट लायबिलिटी। पर्टिकुलर के कॉलम में नंबर 3 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में आपने लिखा ए बैंक ओवरड्राफ्ट, ए सॉरी करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर लिखा ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखना आपको, यहाँ पे आपको लिखना है वो हेडिंग लिखना है मेन शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1,20,000। ट्रेड पेएबल 80,000। अदर करंट लायबिलिटी जिसमें आपने इंटरेस्ट को दिखाया था ड्यू 6,250। अदर करंट लायबिलिटी 6,250। नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटी लिख लिया आपने 6,250। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसमें आपने लिखा था प्रोविजन फॉर टैक्स 2,32,875, 2,32,875। अगला, अब ये लायबिलिटी साइड खत्म हो गई हमारी यहाँ पे। फिर हमारा अगला हेडिंग है एसेट्स के लिए। तो आपने लिखा
सीरियल नंबर में पर्टिकुलर से पहले आपने लिखा रोमन 2 1 2 रोमन 2 करके लिखा आपने एसेट, अंडरलाइन करके पर्टिकुलर से कॉलम में नंबर 1 नॉन करंट एसेट, क्या लिखा आपने? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आपने लिखा ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या लिखना है आपको? ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे क्या देना है आपको? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पुरानी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो पुरानी किताब में यहाँ पे लिखा होगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो हेडिंग बदल गया, उसका नाम बदल दिया गवर्नमेंट ने, अब उसका नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसमें लिखेंगे अंडर, उसके अंदर टेंजिबल एसेट, उसका टोटल आपका आया था। टेंजिबल एसेट में आपके पास क्या क्या था? एक तो बिल्डिंग था 7 लाख रुपए का, और 2,25,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी बचा था। तो टोटल हो गया 9,25,000, 9,25,000। तो आपने लिखा 9,25,000 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9,25,000। इंटेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी, आपने पहले क्या लिखा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डॉट टेंजिबल एसेट 9,25,000। इंटेंजिबल एसेट 1,30,000 जो गुडविल थी वो आपने लिखी हुई है इसके अंदर। गुडविल लिखी ना? हाँ गुडविल लिखी 1,30,000। फिर आपने लिखा पर्टिकुलर के कॉलम में नंबर 2 करंट एसेट। नंबर 2 करंट एसेट। करंट एसेट का पहला होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो इसमें है नहीं, तो आपने लिखा इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज में आपने लिखा 3,91,000। टोटल है 3,50,000 प्लस 41,000। क्या टोटल है? 3,50,000 प्लस 41,000, 3,91,000। पेड रिसीवेबल 2 लाख में से आपने 4,000 माइनस करा हुआ है, तो कितना आ गया था? 1,96,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास 2,30,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, जिसमें से 1,50,000 का डिविडेंड पे करके कर दिया हमने, तो हमारे पास बचा 80,000। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने लिखा 80,000। और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें आपने एडवांस चेक लिखा हुआ था 50,000, ये लिखा आपने। अब टोटल आ गया हमारा 17 लाख। अब टोटल कर लीजिए 17,72,000। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा, हमसे पूरा कैसे? नंबर 1, हमें पेपर सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स मिलते हैं। 3 आवर्स का मतलब 180 मिनट। 180 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन आंसर करना है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 मिनट चाहिए। अब वो 36 मिनट तो ये होगा एक क्वेश्चन के, प्लस आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, 2 क्वेश्चन जिसका आंसर आपका 20 मिनट में निकला है, तो उसमें 20 से ज्यादा नहीं लगते पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको सर ऐसा कौन सा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना छोटा क्वेश्चन होता है? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में आपको क्लास 12th में 16 मिनट मिलते हैं आंसर करने के लिए, तो वही आप यहाँ लगा लीजिए, 20 मिनट लगा लीजिए। तो उसके बाद रिडम्पशन, पहला क्वेश्चन में आपको टाइम मिलेगा। कैश फ्लो भी आप बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो उसमें आपको टाइम मिलेगा। तो वो जो टाइम बचता है उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इट शुड बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर आंसर। जब आप आंसर करेंगे तो उसको सबसे आखिर में करेंगे, ताकि रह गया तो छोड़ देंगे, क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छूट गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको इस चैप्टर पे। मैं पर्टिकुलरली
बहुत एम्फेसिस देता हूं, रीजन हर इंसान को, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो अपना बिजनेस करता है, बैलेंस शीट की जरूरत जरूर पड़ती है। आप में से अगर कोई बैंक या फाइनेंसिंग कंपनी में लग गया, आप में से कोई कुछ बच्चे सीए भी कर रहे होंगे, उनके लिए तो बैलेंस शीट बहुत ही जरूरी है। आप में से कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद EY, डेलॉयट या कोई सीए कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। कॉलेजेस में तो कैंपस प्लेसमेंट से बच्चों का हो जाता था, वहाँ पे जो नौकरी मिल जाती थी। एंड आई नो पर्टिकुलरली अबाउट माई कॉलेज, मेरे कॉलेज से करीब 25 से लेकर के 50 बच्चे हर साल EY, KPMG और डेलॉयट, मतलब आप लगा लो इससे ज्यादा, मतलब एक एक कंपनी 25-25-30 बच्चे ले जाती थी बीकॉम के और इकोनॉमिक्स। बीकॉम के ज्यादा ले जाते थे, तो बीकॉम के बच्चे वहां चले जाते, वहां जाकर के क्या करेंगे? ये फर्म में तो है ही सिर्फ बैलेंस शीट। अगर आप नौकरी कर रहे हो कंपनी में तब भी आपको बैलेंस शीट चाहिए, अगर आप अपना काम कर रहे हो तब भी आपको बैलेंस शीट चाहिए। तो बैलेंस शीट तो आपको चाहिए ही चाहिए, और आपको पता भी होनी चाहिए। और आप ये नहीं कह सकते सर मेरे को नहीं आती, मेरे को क्या लेना था, मैंने कुछ करना थोड़ी ना है। वो फिर आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ नहीं करना तो फिर तो पढ़ाई भी बेकार है। और अगर बहुत सारे बच्चों को मैंने ये भी कहते सुना है, हमने तो कॉलेज में कुछ पढ़ा ही नहीं, जो कुछ करा अपने आप किया। गुड, जो कुछ भी किया वो आपने अपने आप किया। पर देश किसने बनाया आपका? देश बनाने वाला आपके फादर थे, मदर थी, आपके एल्डर्स थे और आपके टीचर थे। सब कुछ आपने अपने आप किया। गिनती किसने सिखाई आपको? ABC क्या बचपन में आपने अपने आप सीखा था, या सीख करके आए थे ऊपर से कि अपने आप बोलना शुरू कर दिया? 2 साल के हो गए आप, मम्मा मम्मा चलो ABCDEFGH सीख के आए थे क्या? नहीं, गिनती जो कुछ भी आपने किया यहीं पर सीख रहे हैं। और खासकर हमारे सब्जेक्ट में क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा या हम जो पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में यही सब कुछ होता है। आप में से अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो और उसके पेरेंट्स अगर शेयर्स में इंटरेस्ट रखते हो या शेयर में हो, तो आपके घर पे बैलेंस शीट आती होगी। अगर आपको नहीं भी आती तो आपके सबके पास स्मार्टफोन है, आज की तारीख में सबके पास स्मार्टफोन है, या सबके पास इंटरनेट अप्रोच है। आप इंटरनेट पे खोलिए, गूगल पे जाइए और किसी भी बड़ी कंपनी का नाम टाइप करिए और लिखिए आप उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब लिखिए उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर 2021। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो रिलायंस कंपनी के रिजल्ट ये सब आपके सामने आ जाएंगे। और अब वहां पे चेक करिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो रिलायंस जैसी सबसे बड़ी कंपनी भी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। छोटी मोटी कंपनी तो है ही कोई नहीं, उनको तो करना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनी, कोई कंपनी आप उठा लीजिए, आप किसी भी कंपनी का नाम लिखिए, डाबर लिमिटेड, आप कोई भी कंपनी सोचिए जो कि पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हो, आप गूगल पे उसका नाम टाइप करिए, फाइनेंशियल रिजल्ट देखिए। जैसे आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, आपको एनुअल रिपोर्ट आएगी। एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर का स्टेटमेंट होगा, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में क्या किया वो दे रखा होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो डिटेल आपको मिलती चलेगी। और फिर आप फाइनेंशियल रिजल्ट पे आएंगे, आपको फाइनल अकाउंट मिलेंगे और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलेगा। आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मस्ट है, इसीलिए 2 साल पहले लॉकडाउन से, पिछले साल लॉकडाउन से पहले 2019 में, 2019 की बात है, 2019 में हमारी मीटिंग्स होती थी और मैं इसका कन्वीनर था। तो सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो इस सिलेबस में आप देखेंगे हमने चेंज करके कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अलग से एक यूनिट होता था, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अलग से एक यूनिट होता था उसको हमने बदल दिया था। और कैश फ्लो स्टेट यूनिट को बदल करके हमने क्या किया था, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को इसके साथ लगा दिया था, फाइनल अकाउंट के साथ ही हमने अटैच कर दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों एक साथ मर्ज कर दिया।
क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना कंपल्सरी है। ये हमारा एक काम हुआ 1। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आया क्वेश्चन है। अब हम आगे आते हैं। ये आपको बता ही दिया था मैंने। अब ये क्वेश्चन आपने लेना है। ये क्वेश्चन है 2019 का। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो लिखा हुआ है 2019। आइटम देखे आपने। Solar Limited has authorized share capital of 1 crore consisting of 10 lakh equity share of 10 each. Following is the trial balance of the company as on 31st March 2000. लिखा क्या लिखा हुआ है? Company as at 31st March 2020. अब आपको आइटम दे रखे हैं। आपको ये आइटम कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं वो आप देखते जाइएगा। सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप करते जाइए और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप देखते जाइए। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या आज इस चैप्टर के ऊपर आज हमारा लास्ट डे है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम आज इसको वाइंड अप कर देंगे। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सोलर लिमिटेड इज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़। ये कहाँ जाएगा? ऑथोराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल में। फिर सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें हम लिखेंगे जनरल रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस 5,80,000। जनरल रिजर्व कहाँ लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में हम लिखेंगे नंबर 1 जनरल रिजर्व डॉट ओपनिंग बैलेंस 5,80,000 प्लस ट्रांसफर फ्रॉम, वो अब बाद में आएगा। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 20,000। अब इस आइटम के ऊपर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है सर, 2 जगह आएगा। एक सैलरीज में ऐड हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे आएगा। मेरी एक आदत है, मैं जब भी पेपर बनाया, मैंने जब भी बहुत बार पेपर बनाया, मैंने जब भी पेपर बनाए तो मेरे हर पेपर में लायबिलिटी साइड में सैलरी आउटस्टैंडिंग या कोई आउटस्टैंडिंग या इनकम होगा, और ऐसे ही डेबिट साइड में प्रीपेड रैंक या कोई ना कोई आइटम आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं जानबूझ करके देता था ताकि आपकी नॉलेज पता लगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ 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 एक जगह जाती है। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह जाती है, 2 जगह नहीं जाती। अब ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। अब आपने कहा क्रेडिट साइड पे, सर क्रेडिट साइड पे सिर्फ 2 ही चीजें आती है, इनकम या लायबिलिटी। क्रेडिट साइड पे क्या? इनकम या लायबिलिटी। अब सैलरीज आउटस्टैंडिंग, इनकम तो हो नहीं सकती, तो बाय डिफॉल्ट क्या बचा? सैलरीज आउटस्टैंडिंग इज ए लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में कौन सा जाएगा? ये सब ट्रेड पेएबल में आ नहीं सकता, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा? कहाँ लोगे आप इसको? अदर करेंट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सिर्फ एक जगह जाएगा, अदर करेंट लायबिलिटी। कमीशन रिसीव्ड, अदर इनकम। कमीशन रिसीव्ड कहाँ जाएगा? अदर इनकम। इज दैट ओके? कमीशन क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, कमीशन क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। अब कमीशन कहाँ जाना चाहिए हमारा? अदर इनकम। इज दैट ओके? अगला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ये आप जब आप लिखते हैं टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट में पहला हेडिंग था पर्टिकुलर नेम ऑफ द एसेट, दूसरा था ओपनिंग बैलेंस, तीसरा था डेप्रिसिएशन। वहां पे आप 5 लाख रुपए लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन में 5 लाख प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5 लाख कहाँ जाएगा? टेंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन के नीचे। फर्नीचर
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वहां गया, फर्नीचर यहाँ आ जाएगा, वो भी फर्नीचर लिख करके आप दिखा देंगे। सरप्लस 5,70,000 ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो आपने रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ऑलरेडी लिखा है, उसके बाद 2-3 लाइनें छोड़ करके आपने लिखा सरप्लस ओपनिंग बैलेंस। अगला आइटम कमीशन रिसीव इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। अब ये अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, शेयर कैपिटल में चला जाएगा, इशूड सब्सक्राइब में। प्रोविजन फॉर टैक्स ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। ठीक है, कहाँ आया प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अगला कॉलिंग एरिया, ये शेयर कैपिटल में अब माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि जो शेयर कैपिटल है उसमें हमने ये नहीं बताया कि 2 लाख रुपए तो लिखा हुआ है, लेकिन 2 लाख रुपए किसके ऊपर है ये नहीं बताया हमको, कितने शेयर के ऊपर है। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉलिंग एरिया आप पूरा माइनस कर देंगे उसमें से। परचेजेस 87,70,000 परचेजेस। ये आ गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कहाँ आ गया ये परचेजेस 87,70,000 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एडवांस टैक्स पेड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, salaries, employee benefit expenses, advertisement, other expenses, loose tool inventory, rent, other expenses, again prepaid rent, again prepaid rent। अब ये prepaid rent कहाँ जाएगा, short term loans and advances। कहाँ जाएगा ये short term loans and advances। interest on debenture, finance cost, plant, fixed asset, furniture, fixed asset में tangible asset में दोनों, debtors, trade receivables, stock, inventories में, bad debt, other expenses, bank balance, cash and cash equivalent, building, fixed assets, tangible assets में ये हमने ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख इज आउटस्टैंडिंग फॉर एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट में ऐड हो जाएगा। और अदर करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट 2 लाख इज आउटस्टैंडिंग फॉर एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 20% पर एनम एंड ऑन फर्नीचर, ये आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे। रिटन डाउन बेसिस लिखा हुआ है। तो हमारे पास प्लांट कितना है 25 लाख, 25 लाख में से 5 लाख ऑलरेडी है, 20 लाख, 20 लाख वैल्यू रह गई बुक वैल्यू, 20 लाख पे 20% 4 लाख रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 5 लाख प्लस 4 लाख 9 लाख रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 16 लाख और ये 4 लाख चला गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में। फर्नीचर पे 10%, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है हमारी 13 लाख, 13 लाख में से 3 लाख माइनस कर दिया, बाकी बचा 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख। ये एक तो डेप्रिसिएशन में चला गया और दूसरा यहाँ से माइनस हो गया, तो 9 लाख की फाइनल फिगर रह गई हमारी। अगला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%, डेटर्स कितने के हैं 8 लाख के, 5% 40,000 हो गया, एक अदर एक्सपेंसेस में और दूसरा डेटर में से माइनस हो गया। डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड ऑफ 30%, ये कहीं नहीं आएगा। 25.75% फॉर इनकम टैक्स, ये आप बाद में करेंगे। आप इनकम पे निकाल देंगे जो भी आपका इनकम आएगा।
5 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये भी एक रिजर्व एंड सरप्लस में से कम हो जाएगा और वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक एक चेंज इन इन्वेंट्रीज में और दूसरा इन्वेंट्रीज। तो ये आपने किया। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आप दूसरा करते हैं। आपको यही चीज तो करनी है सारा, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। अगर आपको ये पता है तो आप इस सब्जेक्ट के मास्टर है। ये आप कर लीजिए, इसको आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस शीट दे रखी है, सॉरी ट्रायल बैलेंस दे रखी है, अब आपको लिखना है। आपको सोचना ही नहीं है कुछ, आपको सीधा स्टार्ट करना है क्वेश्चन। आपने वही 21 बाइफर्केशन कर लिए, जो बाइफर्केशन खाली रह जाए उसको नंबर मत देना, नंबरिंग बाद में करिए आप। नंबरिंग जब सारे क्वेश्चन पूरा हो जाए तो आप नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 तक। अब स्टॉक, सबसे पहला आइटम क्या है? स्टॉक। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम का है। कब आया था ये था, वो था 2019 का, और ये था 2013 का। ये 2013 में आया। अब आपको क्या करना है? अब आपको पता लगे स्टॉक कहाँ आएगा? चेंज इन इन्वेंट्रीज में। परचेजेस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल। कैरेज इनवर्ड, परचेज ऑफ स्टॉक में ऐड हो जाएगा। फर्नीचर, टेंजिबल एसेट। सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। रेंट, अदर एक्सपेंसेस। जनरल रिजर्व, अदर एक्सपेंसेस। डिविडेंड पेड, सरप्लस में से माइनस हो जाएगा। क्या हुआ? सरप्लस में से माइनस हो जाएगा डिविडेंड पेड। और ये सिर्फ फिर एक ही जगह जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह कैश में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये आइटम ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला आइटम कंप्यूटर। अब कंप्यूटर आप कहाँ लिखोगे साहब? टेंजिबल एसेट्स में। कहाँ लिखोगे? टेंजिबल एसेट्स में। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। पेटेंट, इंटेंजिबल। बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परचेज रिटर्न, परचेज ऑफ स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे तो रिसीव्ड हो गया, अदर इनकम। क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल। सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस ओपनिंग बैलेंस, फिर वो प्रॉफिट ऑफ द ईयर उसमें प्लस कर देंगे। जनरल रिजर्व, अगेन रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस। बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल। अब इसमें हमें पता है क्या होता है, एक और चीज होती है, जब आप इस तरीके से करते हो तो आपका कोई आइटम छूटेगा नहीं तो चांस है कि आप कोई ना कोई आइटम छोड़ दोगे। अब मैं इसको और थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ। अमाउंट खत्म होगा तो कोई बात नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। आपको मेन चीज क्या, आइटम समझ में आने चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा था? क्लोजिंग स्टॉक एक चेंज इन इन्वेंट्री में और दूसरा इन्वेंट्रीज में। एक चेंज इन इन्वेंट्री में और दूसरा इन्वेंट्री में। डेप्रिशिएट कंप्यूटर, फर्नीचर, पेटेंट। डेप्रिशिएट कंप्यूटर, फर्नीचर। अब ये कहाँ लिखोगे आप? डेप्रिसिएशन चार्ज करके, हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में कहाँ दिखाओगे साहब आप इसे? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तीनों वहां चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ पेट। दो का डेप्रिसिएशन, एक का अमोर्टाइजेशन। उसके बाद मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक ट्रेड रिसीवेबल में डेटर में से माइनस और दूसरा अदर एक्सपेंसेस में। सैलरीज एंड रेंट आर आउटस्टैंडिंग 4000 ही सैलरी में ऐड हो जाएगा, रेंट में ऐड हो जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में, और अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पे 40% प्रोवाइड कर देंगे और उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख देंगे। डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड कहीं नहीं आएगा, लेकिन जो आप ट्रांसफर करोगे करंट ईयर के प्रॉफिट का 5% जनरल रिजर्व में, वो ट्रांसफर हो जाएगा। मैनेजर कमीशन, ये आपने क्लास में 11 में भी पढ़ा था।
प्रोवाइड मैनेजर कमीशन, आपने फर्स्ट ये अपना फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ते हुए भी पढ़ा होगा। जो आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट का 10% आपको बिफोर है, तो 10/100 करके आपके पास मैनेजर कमीशन आ जाएगा। वो मैनेजर कमीशन आप एक तो अदर एक्सपेंसेस में लिख देंगे और दूसरा अदर करंट लायबिलिटीज में ऐड कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप समझ में आया आपको। उसके बाद हर क्वेश्चन में यही है, हर क्वेश्चन में आपको एक ही चीज करनी है, आइटम का पता होना चाहिए। सब आइटम कहाँ आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपको आइटम नहीं समझ में आया तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार है। तो आप क्वेश्चन करिए, आप क्वेश्चन करके उसको देखते जाइए और मैं देखता हूँ अगर हो सका तो ये मैं क्वेश्चन जो है ये आपको पूछ लेता हूँ कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा। कोशिश करता हूँ कि ये आज का असाइनमेंट जो था मेरा सारा यही था। ये देखिए आज का असाइनमेंट था मेरा, एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा पेज यही था। तीसरे पेज पे मैंने क्वेश्चन लिया था, ये क्वेश्चन था। देखिए पूरा एक लंबा क्वेश्चन था, बहुत लंबा क्वेश्चन है, अगेन 2015 में। उसके बाद ये आपका ये क्वेश्चन भी एग्जाम का था 2017 में। कोशिश करता हूँ मैं, ये 2018। नहीं तो आप एक काम करिए, बेस्ट है आप 10 ईयर पेपर ले लीजिए। क्या करिए आप 10 ईयर पेपर ले लीजिए। अगर आपको 10 ईयर पेपर नहीं मिलते तो मेरे हिसाब से आपको ये पुराने पेपर अगर आप सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वहां से आप पेपर ले लीजिए और पेपर देख करके आप वो क्वेश्चन ले लीजिए और वहां से आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए। तो ये आज का हमारा काम था। आपको अगर कोई डाउट है, अगर आप में से किसी को कोई डाउट होता है तो वो चैट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। आपके जो भी डाउट होते हैं कुछ बच्चे लिख देते हैं तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि अगली क्लास में उसको मैं सॉल्व कर दूं। जो भी आपके डाउट हो उनको मैं अगली क्लास में सॉल्व कर दूं। और अगर अभी है तो अगर आप अभी भी लिख देंगे तो मैं अभी देख करके और आपको अभी बता देता हूँ। तो ये हमारा फाइनल अकाउंट का चैप्टर था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और उससे भी ज्यादा जरूरी, एग्जाम से भी ज्यादा जरूरी, ये आपके रियल लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है। कोविड टाइम्स में ये मत सोचिए पेपर नहीं हो रहे हम तो मजे आ गए, हम कुछ नहीं करेंगे। ओपन बुक एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम में एग्जाम हुआ, आपने कॉपी खोली और वहां से कर दिया। एज टीचर हमको पता लग जाता है कि आपने कॉपी करा है, क्योंकि दो कॉपियों में जब एक जैसा आता है या बुक से कॉपी करा हुआ होता है, बुक में जहाँ पे गलत है आप भी गलत कर देते हो। अभी जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं इनमें बुक में ही गलत कर रखा है, आंसर में मैंने करेक्शन करी है बुक में। मैंने कहा यहाँ पे ठीक गलत किया भाई, इसका ये गलत लिखा हुआ है, वो मैं ठीक कर दिया। लेकिन अब आप तो वही कॉपी कर दोगे, फिर क्या होगा। क्वेश्चन आपको पता लगे, टीचर को फौरन पता लग जाता है। चलिए मान लिया ओपन बुक एग्जाम हो गया, आप पास भी हो गए, तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होता है? नहीं। क्या इंटरव्यू में ओपन बुक होगा? नहीं। ये दोनों आपको ऑन द स्पॉट आंसर करने पड़ेंगे। और आप में से जो बच्चे जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनको नौकरी करनी है या कहीं पे जाना है, दे मस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक, दे मस्ट ट्राई टू लर्न इट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक ये चैप्टर और एक अगला चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हर कंपनी को बनाना पड़ता है। अगर आप भी किसी कंपनी में जाएंगे तो वो भी करेंगे। आप अभी एक और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फोर्थ सेमेस्टर में, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग। बजटिंग आपका अगले साल आएगा सिक्स सेमेस्टर में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब आप जब बजटिंग करोगे, कोई ऐसी कंपनी है जो बिना बजट के काम कर सकती है? नहीं कर। हर कंपनी को बजट बनाना जरूरी होता है। इवन हम लोग रियल लाइफ में भी बजट बनाते हैं, बिलीव करोगे आप? मैं मैं अपनी बताता हूँ, मैं पर्टिकुलरली प्रदीप अग्रवाल, मैं हर महीने अपना बजट बनाता हूँ कि मेरा घर में कितना खर्चा होगा और मेरे को कितना रेवेन्यू चाहिए, तो उसके हिसाब से मेरे को अरेंजमेंट करना पड़ता है।
तो एवरीबडी हैज टू, तो आपको सारी चीजें काम वाली चीज है, कोई चीज ऐसी नहीं है तो बेकार हो, लेकिन आप लोग सोचते हो सब बेकार है। एनीवे, so with this I am closing it down today's lecture. आप में से किसी को भी कुछ भी पूछना हो आप चैट बॉक्स में जाकर के आप लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। एंड आई एम लीविंग नाउ, प्लीज। ओके, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में हम करेंगे अगला चैप्टर, हो सकता है होल्डिंग कंपनी में स्टार्ट करा। ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर। प्लीज, हेलो।